नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। आज हम बात करेंगे तिहाड़ शिरोमणि और आज तक की, और साथ में बात होगी खबरिया चैनलों के 3 सीले हुए बिस्कुटों की। लेकिन पहले विस्तार से बात तिहाड़ शिरोमणि और आज तक की। कभी एसपी सिंह, राहुल देव, कमर वाहिद नकवी जैसे पत्रकारों की शाइस्तगी में टेलीविजन पत्रकारिता की बुनियाद रखने वाला आज तक आज रेडियो रवांडा बन चुका है। रेडियो स्टेशन RTLM का जिक्र यहाँ जरूरी है। यह एक निजी रेडियो स्टेशन था जो अपने यहाँ सामान्य तौर पर तूत्सियों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करता था। जिस पल राष्ट्रपति हायबरीमाना की हत्या हुई, इस चैनल से सीधे सीधे तूत्सियों की हत्या की अपीलें की जाने लगी। अपने प्राइम टाइम पर यह नस्ली जहर से मुझे शो दिखाता है, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाली खबरें चलाता है, आदिवासियों का अपमान करता है और बाकी समय में सत्ता की चापलूसी और विपक्ष पर हमले करता है। पिछले एक हफ्ते के दौरान अगर हम आज तक पर सुधीर चौधरी के नफरती शो का मुआयना करें तो चैनल खुलेआम कह रहा है कि भारत के लोगों को एक मुसलमान को बिग बॉस का विजेता नहीं बनाना चाहिए। और अब यह भारत के मशहूर और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस का विजेता बन गया है और इसे जिताने वाले लोग किसी और देश के नहीं हैं, बल्कि हमारे ही देश भारत के लोग हैं। और इनमें से हजारों लाखों दर्शक जिन्होंने इसे वोट दिया है वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही हैं। और अगर भारतीयों ने यह काम किया है तो आज तक और तिहाड़ शिरोमणि का मानना है कि इस समय में देश के लिए यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि भारत के लोग एक मुसलमान को वोट दे रहे हैं। कि हमारे देश के लोग हर बार कैसे हमें भी हैरान कर देते हैं और कई बार हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चिंता में डालने वाली होती हैं और आज भी कुछ चिंताजनक खबरें आई हैं। दरअसल मुनव्वर फारूकी के बिग बॉस का विजेता बनने के बाद एक बार फिर से उसी भूत को डब्बे से बाहर निकाला जा रहा है कि उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। वह सीरियल ऑफेंडर है, वह बिग बॉस कैसे जीत गया? मुनव्वर फारूकी एक विवादित स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसने अपने करियर की शुरुआत हिंदू धर्म और भगवान राम का अपमान करने के साथ की थी और फिर यही काम करते करते वो मशहूर हो गया, खबरों में रहने लगा, हेडलाइंस में आ गया, विवादों में आ गया और फिर बिग बॉस में आया और इस देश के लोगों ने उसे जिता भी दिया। यह खबर पूरी तरह से मिसलीडिंग और भड़काऊ है। सही खबर जानना आपका अधिकार है। मुनव्वर फारूकी को इंदौर पुलिस ने साल 2021 में गिरफ्तार किया था। वह गिरफ्तारी एक भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर की गई और वह भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय भाजपा MLA का बेटा था, नाम एकलव्य गौड़। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 37 दिनों के बाद फारूकी को जमानत दे दी थी। बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि पुलिस कोई चार्जशीट या फिर सबूत पेश नहीं कर पाई है, यानी सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर बिना किसी सबूत के पुलिस ने मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया था। इस दलील को वैध मानकर सुप्रीम कोर्ट ने फारूकी को अंतरिम जमानत दे दी। आज 3 साल बाद आपको इस तरह से भरमाया और भड़काया जा रहा है कि वह किसी अपराध में जेल जा चुका है। इस केस के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। आज हम साल 2024 में पहुंच गए हैं। इंदौर पुलिस मुनव्वर के मामले में अभी तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के वक्त देवी देवताओं के अपमान का सबूत होने का दावा करने वाला भाजपा कार्यकर्ता एकलव्य सिंह आज तक एक भी सबूत देने में असफल रहा है। फारूकी की गिरफ्तारी पुलिस और भाजपा की कुटिल मिलीभगत कर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने का नतीजा है। आज तक और तिहाड़ शिरोमणि चौधरी जैसे एंकर इस मिलीभगत का हिस्सा हैं। आप देखिए कैसे एक सबूतहीन मामले में लोगों को हिंसक तरीके से भड़काया जा रहा है। जिस स्टैंड अप कॉमेडियन को वर्ष 2021 में हिंदू धर्म और भगवान श्री राम का अपमान करने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उस अपमान को भारत के लोग सिर्फ 3 वर्षों में भूल गए। फारूकी पर हाथ साफ करने की आड़ में तिहाड़ शिरोमणि ने भारत की 140 करोड़ जनता को भी गरिया दिया। इसने सीधा बोल दिया कि अगर आपने फारूकी को जिताया है तो यह शो फारूकी पर नहीं बल्कि आपके ऊपर है, और आपने साबित कर दिया है कि आपसे बड़ा मूर्ख, जाहिल, अनपढ़ कोई नहीं है। यह खबर मुनव्वर फारूकी के बारे में नहीं है, यह खबर आपके बारे में है, यह खबर इस देश की जनता के बारे में है, यह खबर इस देश की जनता की सोच के बारे में है। हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, अपना वोट किसे देते हैं, ये उनके बारे में है। यह आदमी भयानक किस्म का लूजर है। इसे लगता है कि यह जिसके चरण चाटता है बाकी जनता भी उसे ही वोट देने को बाध्य है।
बताइए, यह दिन आ गया है जब आपको अपना वोट 100 करोड़ उगाही करने वाले भ्रष्ट अनैतिक व्यक्ति की सलाह पर देना पड़े। ये वही चौधरी है जिसने दिल्ली में भाजपा की हार और आम आदमी पार्टी की जीत पर दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर बोला था। इसकी कुंठाओं का कोई किनारा नहीं है। दिल्ली की जनता को न तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें यह देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। यह तो खैर मुसलमानों की बात हुई। बहुत से लोग कहेंगे इसमें क्या बुराई है, मुसलमानों को तो इस देश में कुछ भी कहने सुनने की छूट है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तिहाड़ शिरोमणि और आज तक यहीं पर नहीं रुके। नफरत का बीज विषबेल बनकर इनके दिमागों पर कब्जा कर चुका है। दिमागी सड़न पूरे शरीर को बीमार कर चुकी है। मसलन अभी ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ कितना गंभीर मामला है, कितना भ्रष्टाचार है, कितना राजनीतिक बदले की भावना है, ये सब कुछ साबित होना अभी बाकी है। लेकिन चापलूसी के कीर्तिमान बना रहे तिहाड़ शिरोमणि ने सीधा पूछ लिया कि कितने हजार करोड़ का घोटाला हेमंत सोरेन ने किया है। और मुनीश, आपसे बस हम इतना जानना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन ने कुल मिलाकर कितने का घोटाला किया होगा। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि घोटाला जो हुआ है कम से कम हजारों करोड़ का तो होगा। इतना तो आप कह ही सकते हैं कि हजारों में होगा। जो अमाउंट है, फिगर है, हजारों करोड़ में होगा। भाड़ में गई जांच और भाड़ में गई न्याय प्रक्रिया। हम तो आज इसी शो में हेमंत सोरेन को फांसी पर चढ़ा देंगे। न तो इनकी न इस चैनल की हैसियत है कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त पतित पावनी गंगा में नहा रहे इन महाशय से यही सवाल कर सके या इनके ऊपर एक शो भी बना सकें। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अजीत पवार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और यह रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री बनने का। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद यह तीसरी बार है जब अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये महाशय वो हैं जिनके बारे में स्वयं तिहाड़ शिरोमणि के आराध्य परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। और एक हफ्ते बाद ही प्रधानमंत्री उनसे फूलों का गुलदस्ता ले रहे थे। शिरोमणि को क्या कहें, अंधाधुंध दरबार मां गधा खाएं पंजीरी, इसके आगे की बात जानना आपके लिए है जरूरी। 100 करोड़ की उगाही करने वाले शिरोमणि अपने नैतिक उपदेश की पाठशाला में बता रहे हैं कि कैसे एक आदिवासी शान शौकत की जिंदगी जीता है। असल में सोरेन परिवार में आदिवासियों जैसा कुछ भी नहीं है। सोरेन परिवार एक शानदार लाइफस्टाइल जीता है। सोरेन परिवार को अगर आप देखेंगे, खास तौर पर हेमंत सोरेन को देखेंगे, तो आपको आदिवासियों वाला वो टच आपको दिखाई ही नहीं देगा। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है। वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। इनकी चिंता है कि एक आदिवासी की यह हैसियत। अब मैं आपको वह सब नहीं बताऊंगा कि एक ही चैनल को 2 बार बाजार में बोली लगाकर बिकवाने की एवज में किसको कितना कमीशन मिलता है। मुझे यह नहीं पता कि एक चिटफंडिया मालिक के हाथों चैनल को बिकवाकर कितना कमीशन कमाया जा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा गूगल करना होगा। नहीं पता चले तो मुझसे पूछ लीजिएगा। शिरोमणि जिस तरह से सोरेन की सैलरी का हिसाब किताब लगा रहे हैं, मैं उस तरह से शिरोमणि की सैलरी का हिसाब किताब भी नहीं लगाने जा रहा कि आखिर किस ईमानदारी की कमाई से एक अदना सा एंकर BMW जैसी कारों में चलता है, खान मार्केट में शॉपिंग करता है। मुझे यह सब पूछने का हक नहीं है क्योंकि यह उनकी निजी जिंदगी है। मैं तो बस ये पूछना चाहता हूं कि जिस बेशर्मी से एक आदिवासी नेता के जीवन पर कीचड़ उछाला जा रहा है, क्या उतना ही साहस एक फकीर की फकीराना जिंदगी पर सवाल उठाने का भी है? ये तो बेमतलब का सवाल हो गया। हमको, आपको, सबको पता है इस जन्नत की हकीकत,
लेकिन आदिवासियों और दलित पिछड़े नेताओं के प्रति इस व्यक्ति की असली नफरत इसके बाद दिखी। आधा घंटा सोरेन की जीवन शैली पर झूठ सच फैलाने के बाद इसने असली जहर उगला और वह बात कही जो आमतौर पर इनके जैसे लोग अपने दिलों में हमेशा रखते हैं। जुबान पर यह तभी आती है जब भीड़ की सुरक्षा हो या फिर ऊपर से आशीर्वाद मिला हो। हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। इन्हें लगता है कि एक आदिवासी अगर अच्छी जिंदगी जी रहा है तो उसने इनके पप्पा की जागीर छीन ली है, उसे तो जंगल में ही रहना चाहिए। इस शो में मूर्खता का हाई पॉइंट इसके बाद दिखा। अब ये जो परिवार है जो अपने आप को कहता है कि हम आदिवासी हैं और आज उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत ED के खिलाफ एक पुलिस में शिकायत भी की है। अब आप सोचिए कि क्या इस परिवार को ये कहने का अधिकार है कि ये गरीब हैं? क्या इस परिवार को ये कहने का अधिकार है कि इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या ये जो सोरेन परिवार है क्या इसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या इसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या इसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या इसे आदिवासियों का लाभ मिलना चाहिए? इस बात की कई पहलुओं से समीक्षा करने की जरूरत है। अव्वल तो हेमंत सोरेन चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं जैसे बाकी दल चुनाव लड़ते हैं, न कि किसी आरक्षण से मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहां पर यह तुलना क्यों और कैसे आई मेरी समझ से परे है। आज तक जैसे नंबर 1 चैनल का एंकर इतना प्रचंड मूर्ख क्यों है? क्या ऐसी कोई विशेष व्यवस्था है जिसके तहत दलित और आदिवासी नेताओं के लिए बहुमत का आंकड़ा 50% से घटाकर 25% कर दिया जाता है? मुझे इस आरक्षण की ठीक से जानकारी नहीं है। आप लोग मेरी जानकारी बढ़ाएं। मैं आप सबका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उम्मीद है आप लोग मेरी मदद करेंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि यह आदमी अव्वल दर्जे का अनपढ़ है, बेमेल बातों और घटनाओं को आपस में जोड़कर अपने दर्शकों को ठग रहा है। इसका तीसरा पहलू यह है कि आज तक जैसा चैनल इस फर्जीवाड़े को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। और चौथी बात जो भारतीय मीडिया का यूनिवर्सल ट्रूथ, बोले तो सार्वभौम सत्य है, वह है इसका जातिगत कैंसर और आरक्षण के प्रति इसकी घृणा। इस बीमारी को सही तरीके से समझने के लिए मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूं। इन आंकड़ों की रोशनी में भारत के मीडिया और खबरिया चैनलों की यह दुर्दशा आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। 2019 से न्यूज लॉन्ड्री ऑक्सफैम इंडिया के साथ मिलकर मीडिया की डाइवर्सिटी पर एक रिपोर्ट जारी करता है। इसके जरिए हमें मीडिया में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की मौजूदगी का पता चलता है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मीडिया में काम करने वाले 86% लोग सवर्ण या तथाकथित अगड़ी जातियों के हैं। यह रिपोर्ट 14 हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के विश्लेषण पर आधारित है। हमारे न्यूज़ रूम और मीडिया संस्थान दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों से मुक्त हैं। इसी तरह 8 समाचार चैनलों के अध्ययन में सामने आया कि आधे से अधिक यानी 50% से अधिक एंकर कथित उच्च जातियों के हैं। किसी भी चैनल पर बहस की मेजबानी के लिए दलित या फिर आदिवासी एंकर नहीं है। यही स्थिति पत्रिकाओं की भी है। सर्वेक्षण का हिस्सा रही 12 पत्रिकाओं में एक में भी शीर्ष नेतृत्व पर SC/ST समुदाय के पत्रकार नहीं हैं। डिजिटल मीडिया की स्थिति थोड़ा बेहतर दिखती है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ अगड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 77% है। यहाँ OBC और दलितों का थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व दिखता है। इन आंकड़ों को आपको दिखाने का मकसद यह था कि भारतीय मीडिया की सेहत बहुत खराब है। इसी वजह से इसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ी हुई है। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। और इसी वजह से तिहाड़ से लौटे लोगों को भी लगता है कि वो सिर उठाकर दलितों और आदिवासियों को जो चाहे कह सकते हैं, बस दिल्ली दरबार में चरण चाटते रहें। मुझे पता है आप सबको मीडिया के सीले हुए बिस्कुटों के बारे में जानने की बेचैनी हो रही है, बताऊंगा। लेकिन पहले एक छोटा सा क्षेपक या लघु कथा। कहानी का शीर्षक है भारत माता और संविधान। भारत माता बहुत दिनों से कुछ ढूंढ रही थी, पर उन्हें वह मिल नहीं रहा था। उनकी यह तलाश उन्हें संसद से न्यायालय, न्यायालय से मीडिया, मीडिया से कोतवाली तक लेकर गई, मगर वह खाली हाथ ही रही। इस असफलता से वह कुछ मायूस भी हो जाती, मगर जब कभी फुटपाथ पर सोते लोगों को देखती, जब कभी किसानों को मरते देखती, तब वो नए सिरे से अपनी तलाश में लग जाती। वही ढूंढते हुए एक दिन वह बाजार पहुंची। उन्हें हिंदुस्तान किताब भंडार दिखा। वह दुकान के अंदर चली गई और दुकानदार से पूछा, संविधान है क्या? दुकानदार ने बेरुखी से कहा, नहीं। भारत माता ने कहा,
रखनी तो चाहिए। दुकानदार दोगुनी बेरुखी से बोला, डिमांड ही नहीं है, क्या करें। भारत माता बोली, अरे मुझे तो लगा कि इन दिनों सबसे ज्यादा मांग इसी की होनी चाहिए। दुकानदार अब जाकर गंभीर हुआ। उसने भारत माता को गौर से देखा और प्यार से बोला, ऐसा है माता जी, आजकल धार्मिक किताबों की मांग है, वो चाहिए तो बोलो, वरना आगे बढ़ो। भारत माता बिना कुछ बोले दुकान से निकल गईं। कदम थक रहे थे, थोड़ा ही आगे बढ़ी कि भारत पुस्तक केंद्र दिख गया। काफी बड़ी दुकान थी। वह तेजी से अंदर घुसी और दुकानदार से झिझकते हुए सवाल किया, भारत वाली किताब है क्या? दुकानदार अतिरिक्त समझदारी दिखाते हुए बोला, अच्छा वो, अभी देता हूं। यह कहकर उसने रैक से बंच ऑफ थॉट निकालकर पकड़ा दी। नाम देखते ही भारत माता ने हाथ खींच लिया और बोली, ये नहीं, भारत के लोगों वाली किताब। दुकानदार फिर से समझदारी दिखाते हुए अंदर गया और वापस रामचरितमानस लेकर लौटा। यह देखकर भारत माता ने सिर पकड़ लिया। अब की बार उन्होंने सीधे कहा, भारत का संविधान है। भारत माता की फरमाइश से दुकानदार चौंका, धीरे से ना में सिर हिलाया। भारत माता मायूस होकर जाने लगी। तभी दुकानदार ने उनसे रुकने का इसरार किया, जरा रुकिए, यह बोहनी का समय है, देखता हूं। यह कहकर दुकानदार फिर से अंदर गया। थोड़ी देर बाद लौटा। भारत माता ने देखा वह संविधान की एक प्रति झाड़ते हुए लिए आ रहा था। यह देखकर भारत माता प्रफुल्लित हुई। दुकानदार संविधान को काउंटर पर रखते हुए बोला, यह लीजिए, काफी मेहनत करवाई आपने। भारत माता ने खुशी खुशी संविधान को ऐसे उठाया जैसे नवप्रसूता अपने नवजात को उठाती है। वह तेजी से उसके पन्ने पलटने लगी। पन्ने पलटते पलटते अचानक वह रुक गई। गंभीर स्वर में बोली, इसे तो चूहों ने कुतर दिया है। दुकानदार बोला, फिलहाल तो संविधान का यही संस्करण उपलब्ध है, चाहिए तो लीजिए, वरना भविष्य में हो सकता है चूहे इसे पूरी तरह कुतर डालें। भारत माता संविधान को झोले में रखकर उसी तरह निकल गई जैसे कोई फकीर अपना झोला लेकर निकल पड़ता है। कथा समाप्त हुई। अब हम खबरिया चैनलों के उन 3 सीले हुए बिस्कुटों की बात करेंगे। उनके नाम बताऊं इससे बेहतर है कि आप उनकी सूरतें देख लीजिए। सीले हुए बिस्कुट यानी जिनके व्यक्तित्व का कुरकुरापन खत्म हो चुका हो, लिजलिजापन ही स्थायी चरित्र बन गया हो, कब कहां से लुर्र की तरह टूट पड़े आप कह नहीं सकते। अस्तित्व की समाप्ति का सर्वनाम है ये सीले हुए बिस्कुट। सीले हुए बिस्कुट यानी जीवन से स्वाद का लोप हो जाना, जिसे देखकर लोग मुंह बिचका दें, बेस्वाद होने का ऐलान कर दें। जीवन का मकसद शून्य हो जाने का प्रतीक हैं सीले हुए बिस्कुट। इस मौके पर आप उन असंख्य सीले हुए बिस्कुटों को याद कर लें जिन्होंने चाय की प्यालियों में अपना जीवन समाप्त कर लिया। आप कह सकते हैं जीवन के अंत की मुनादी हैं सीले हुए बिस्कुट। आकर्षण की सारी संभावनाएं शून्य हो जाने का पर्यायवाची भी हैं सीले हुए बिस्कुट। ऐसे सीले हुए बिस्कुटों के प्रति किसी का राग या अनुराग नहीं रह जाता, उनके प्रति मोह खत्म हो जाता है। ये सारी उपमाएं खबरिया चैनलों के इन 3 सीले हुए बिस्कुटों पर प्रतिमाओं की तरह गढ़ी जा सकती हैं। आप इनकी होपलेस कवरेज देख लीजिए। कल्पना कीजिए, आपका परिवार अपने घर में 500 वर्षों से रहता है, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी। फिर एक दिन आपके घर में कोई गुंडा या बाहरी व्यक्ति घुसा है। गुंडा कह रहा हूँ, समझ लीजिए किसको। यानी मुस्लिम पक्ष हर प्रयास कर रहा है कि कैसे ये पूजा रुकवा दे। अब रुकेगा, पूजा हो गई बॉस, अब क्या। इस देश के अंदर एक नुपुर शर्मा थी जिसने कुछ खराब शब्द बोले एक विशेष धर्म के लिए, तो वो छुप कर बैठी है अपने घर में और वो बाहर नहीं निकल सकती, उसको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। एक मुनव्वर फारूकी था जिसने प्रभु राम के बारे में क्या कुछ कहा था, वो एक बड़ा प्रोग्राम जीत गया, कितने हजारों की भीड़ उधर आ गई। तो अब सेकुलरिज्म क्या है, ये 2 चीजें उसको बहुत अच्छे से दर्शाती हैं। और आज कोर्ट के आदेश के बाद ताला उतर गया तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। अरे बॉस, कभी नहीं समझ में आएगा। जो नहीं समझना चाहता है ना, उसको सब देख के भी नहीं समझ में आता। इनकी जिंदगियों से या तो रोशनी जा चुकी है या फिर खोपड़ी से मगज जा चुका है। हफ्ते बीत गए, महीने आ गए, महीने बीते, बरस हो गए। साल दर साल ये तीनों एक व्यक्ति की चरण वंदना में लीन हैं, एक ही समुदाय के खिलाफ जहर उगलने में व्यस्त हैं, एक ही विपक्ष पर पिले हुए हैं। गुरुत्व की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का अंदर से पूरी तरह सील जाना जरूरी है। बिल्कुल सीले हुए बिस्कुटों की तरह, खड़ा हुए नहीं कि टप से टपक गए, जिनसे किसी को कोई उम्मीद नहीं रह जाती है, न स्वाद की, न आत्मा की, न तृप्ति की। अस्तित्व समाप्त हो जाने की मुनादी हैं खबरिया चैनल के ये तीनों सीले हुए बिस्कुट। यह दौर इन सीले हुए बिस्कुटों के लिए भी याद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। लगे हाथ थोड़ी बात ईडी की हो जाए। इनडायरेक्ट अलायंस विद सरकार बहादुर। इंडिया गठबंधन का जोड़ पूरी तरह बन नहीं पाया है, लेकिन ईडी के साथ सरकार का इनडायरेक्ट गठजोड़ फेविकोल के जोड़ की तरह पक्का दिख रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा
और बिहार में सत्ता कब्जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि ईडी को विपक्ष के खिलाफ खुला छोड़ दिया गया है। 7 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। All right, we have breaking news coming in. The Enforcement Directorate has moved a court against Chief Minister Arvind Kejriwal. This as Arvind Kejriwal has skipped back-to-back summons by the Enforcement Directorate. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जमीन के बदले नौकरी मामले में कल करीब 10 घंटों तक पूछताछ हुई है। ये पूछताछ पटना के ईडी जोनल दफ्तर में सुबह 11 बजे से शुरू हुई और रात 9 बजे तक चली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से जुड़ी बड़ी खबर है। आज एक बार फिर से ईडी हरियाणा के पूर्व सीएम से पूछताछ कर रही है। हुड्डा ने दिल्ली में ईडी मुख्यालय पर मानेसर लैंड डील के मामले में पूछताछ हो रही है। ईडी का एक तरफा सिर्फ विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करने में सरकार को कोई संकोच नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका एक जवाब मीडिया से जुड़ता है। जिस देश का मीडिया सरकार से सीधे और कड़े सवाल पूछना बंद कर देता है, वहाँ सरकारें निरंकुश होकर इसी तरह से मनमानी कार्रवाइयाँ करती हैं। ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों की बाह मरोड़ने, उन्हें ब्लैकमेल करने में किया जाता है, क्योंकि मीडिया अपना काम भूल चुका है। यह भारत की पत्रकारिता के लिए भी अहम मोड़ है। यहाँ ऐसे मीडिया संस्थान की ज़रूरत है जो सत्ता से, सरकारों से सवाल कर सकें, उनकी जवाबदेही तय कर सकें। दुर्भाग्य से सरकार के विज्ञापन पर निर्भर मीडिया यह काम नहीं कर सकता। न्यूज़ लॉन्ड्री वह विकल्प हो सकता है। हम किसी तरह का विज्ञापन न तो सरकारों से लेते हैं, न कॉरपोरेशन से लेते हैं। हमारा सहारा सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर हैं। मीडिया की कमान जब तक आपके हाथ में नहीं होगी, तब तक यह सरकारों से सवाल नहीं पूछ पाएगा। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द वायर से है, जिसे जीशान कास्कर ने आप तक पहुंचाया है। यह रिपोर्ट दिल्ली के मेहरौली इलाके में डीडीए द्वारा ध्वस्त कर दी गई एक 600 साल पुरानी मस्जिद और उससे जुड़े मदरसे की है। डीडीए के अधिकारियों ने रात अंधेरे दिल्ली के संजय वन में मौजूद 600 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर रातों रात सारा मलबा हटा दिया। सुबह पहुंचे लोगों को सिर्फ सपाट मैदान और भारी पुलिस बंदोबस्त मिला। दरअसल अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो बिल्कुल संजय वन से सटा हुआ इलाका है मेहरौली का। यहाँ पर एक 700 साल पुरानी मस्जिद, ऐसा क्लेम किया गया है कि 700 साल पुरानी मस्जिद को डीडीए की तरफ से तोड़ा गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक मदरसा था, यहाँ पर कुछ 22-23 बच्चे उस मदरसे में पढ़ते थे। ये सारे बच्चे रात के अंधेरे में इमाम साहब के साथ जब मदरसे में सोए हुए थे 5 बजे, तब कुछ पुलिस वाले डीडीए के अफसर आते हैं और ये 3 स्ट्रक्चर्स डिमोलिश करते हैं। साथ ही साथ बगल में एक छोटा सा मंदिर भी था जो कि वाल्मीकि मंदिर था, जो भी कुछ 35-40 साल पुराना था, उसको भी डिमोलिश किया गया। कुरान शरीफ उठाने का भी मौका नहीं दिया। वो कुरान शरीफ मलबे के अंदर दाब दे गए। 20 से 25 बच्चे थे हमारे पास जो पढ़ते थे। कुछ बच्चे घर चले गए और कुछ बच्चे बाकी हैं। इतना तो नहीं करना चाहिए कि किसी बच्चे के भविष्य खराब कर रहे हो, किसी स्कूल को तोड़ रहे हो, किसी मदरसे को तोड़ रहे हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कोई कानून नहीं कहता है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।